नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आरएस जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सेवा नियम के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 11 के जो एमसीक्यूज और बच रहे हैं जो बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने 74 क्वेश्चन अभी तक अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। प्रसूति अवकाश पर महिला कर्मचारी को वेतन दिया जाता है। मतलब जो कोई महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव पर रहेगी, मातृत्व अवकाश पर रहेगी, उसको कितना वेतन मिलता है अवकाश अवधि में। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, पूर्ण वेतन, मतलब फुल सैलरी उसको मिलती है। फिर क्वेश्चन 76 है, प्रसूति अवकाश कितनी अवधि के लिए दिया जाता है। मतलब मैटरनिटी लीव कितनी अवधि के लिए देंगे, उसकी पीरियड कितनी रहेगी, कितने टाइम के लिए उसको स्वीकृत किया जाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, 180 दिन। मतलब जिस दिन वो स्टार्ट होएगी वहाँ से लेके 180 दिन तक मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ये पूरी एक साथ में रहेगी, इसको आप टुकड़ों में या पार्ट्स में नहीं ले सकते हैं, एक साथ मिलेगी है। फिर क्वेश्चन 77 है, प्रसूति अवकाश प्रसूति के मामले को छोड़कर और किस स्थिति में दिया जा सकता है तथा कितनी अवधि तक स्वीकृत किया जाएगा। मतलब मैटरनिटी लीव डिलीवरी के लिए, मतलब प्रसूति के मामले को छोड़कर किस और वजह से दे सकते हैं और कितनी अवधि के लिए देंगे, उसमें कितनी अवधि तक उसको स्वीकृत करेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह। मतलब मिसकैरेज हो गया या अबॉर्शन हो गया कोई आपका, तो उसके केस में आपको 6 वीक का 6 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उस स्थिति में भी मिल सकता है महिला कर्मचारियों को। फिर क्वेश्चन 78 है, प्रसूति अवकाश किसको दे है। मतलब मैटरनिटी लीव किसको मिलेगी, जो मातृत्व अवकाश होगा वो कौन से कर्मचारियों को दे है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब स्थायी महिला कर्मचारी को भी मिलेगा, जो परमानेंट फीमेल एम्प्लॉय होगी, टेम्प्रेरी एम्प्लॉय होगी, उसको भी मिलेगा, और परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी महिला कर्मचारी होगी, मतलब प्रोबेशनर ट्रेनी जो फीमेल एम्प्लॉय होगी उनको भी मिलेगा। मतलब तीनों को ही ये मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया कि सभी महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश मिलता है। फिर क्वेश्चन 79 है, नियम 103 ए में कौन सी प्रकृति की अवकाश का उल्लेख है। मतलब जो आरएसआर का नियम 103 ए है उसमें कौन सी नेचर का अवकाश है, कौन सा अवकाश के बारे में उसका उल्लेखित कर रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, पितृत्व अवकाश। मतलब पैटर्निटी लीव के बारे में उसमें दे रखा है। फिर क्वेश्चन 80 है, पितृत्व अवकाश अधिकतम कितनी अवधि तक दिया जा सकता है। अभी अपन ने बात की थी मातृत्व अवकाश कितने दिन का होता है, तो वो 180 दिन का होता है। तो पैटर्निटी लीव जो पितृत्व अवकाश होगा वो जो मेल एम्प्लॉयज़ को मिलेगा वो कितने दिन का मिलता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, 15 दिन, 15 दिवस का उनको पितृत्व अवकाश मिलता है। फिर क्वेश्चन 81 है, पुरुष कर्मचारी पितृत्व अवकाश का उपभोग किस अवधि के भीतर कर सकता है। अभी अपन ने बात कर ली कि पितृत्व अवकाश कितने दिन का मिलेगा, वो 15 दिन का मिलेगा, लेकिन वो कब से कब तक मिलेगा, कब वो ले सकता है पुरुष कर्मचारी पितृत्व अवकाश। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन स आएगा, कब से कब तक, पत्नी के प्रसव के 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव के 3 माह बाद तक। मतलब जो डिलीवरी होगी उसकी वाइफ की, उससे 15 दिन पूर्व से ले सकता है और 3 माह बाद तक ले सकता है डिलीवरी के। मतलब इस पीरियड में वो 15 दिन कभी भी वो पितृत्व अवकाश के लिए अप्लाई करके उसको उपभोग कर सकता है। इस पीरियड में अगर वो पितृत्व अवकाश नहीं लेता है तो वो लैप्स माना जाएगा, मतलब समाप्त माना जाएगा। फिर क्वेश्चन 82 है, पितृत्व अवकाश पर पुरुष कर्मचारी को वेतन दिया जाता है। मतलब अपन ने मातृत्व अवकाश पर बात करी कि कितना वेतन मिलता है, उसमें पूर्ण वेतन मिलता है। तो सेम पितृत्व अवकाश में भी यही है कि उसको पूर्ण वेतन मिलेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन स आएगा, पूर्ण वेतन मिलता है उसको, कोई डिडक्शन नहीं होता, कोई उसमें कटौती नहीं होती है। फिर क्वेश्चन 83 है, पुरुष राज्य कर्मचारी को उसकी पत्नी के गर्भपात होने पर पितृत्व अवकाश कितनी अवधि का दिया जाता है। अपन ने बात करी महिला जो राज्य कर्मचारी होगी उनको अगर गर्भपात हो जाता है, उनका अबॉर्शन हो जाता है, तो उनको मातृत्व अवकाश मिलता है। लेकिन जो पुरुष राज्य कर्मचारी होंगे उसकी पत्नी का अगर गर्भपात हो जाता है तो उनको कोई पितृत्व अवकाश नहीं मिलता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, मातृत्व अवकाश तो मिलता है गर्भपात की स्थिति में, लेकिन पितृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं होता है। फिर क्वेश्चन 84 है, दत्तक ग्रहण अवकाश राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में वर्णित है। जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है वो कौन से नियम में दे रखे हैं राजस्थान सेवा नियम के। तो ऑप्शन आएगा वो आंसर स आएगा, नियम 103 है। 103 में है अपने मैटरनिटी लीव, 103 ए में है पैटर्निटी लीव और 103 ब में है दत्तक ग्रहण अवकाश, मतलब चाइल्ड अडॉप्शन लीव। तो ये सीक्वेंस में है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर क्वेश्चन 85 है, दत्तक ग्रहण अवकाश किसको स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव होगी, जो दत्तक ग्रहण अवकाश होगा वो किसको मिल सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा,
स्थायी एवं अस्थायी महिला राज्य कर्मचारी को, मतलब चाइल्ड एडॉप्शन सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलेगा, पुरुष कर्मचारियों को नहीं मिलता। पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है। और महिला कर्मचारी भी कौन सी, स्थायी एवं अस्थायी महिला दोनों कर्मचारियाँ इसमें आएगी। इसमें प्रोबेशनर ट्रेनी भी शामिल होते हैं, तो मतलब सारी महिला कर्मचारियों को ये मिल सकता है। फिर क्वेश्चन है 86, दत्तक ग्रहण अवकाश कितनी अवधि तक का स्वीकृत किया जा सकता है। अपन ने बात की थी मातृत्व अवकाश कितनी अवधि का मिलता है, तो सेम दत्तक ग्रहण अवकाश जो होगा वो भी उतनी अवधि के लिए ही मिलता है, 180 दिन के लिए। तो ये दत्तक ग्रहण और मातृत्व अवकाश दोनों सेम 180 दिन के लिए मिलते हैं। फिर क्वेश्चन 87 है, दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में असत्य कथन निम्न में से कौन सा है। मतलब चाइल्ड अडॉप्शन लीव को जो सैंक्शन करने के संबंध में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, जो दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उनमें से कौन सा गलत है। मतलब बाकी सारे स्टेटमेंट सब सही है, बस एक गलत है। कौन सा गलत है, तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा। 2 वर्ष तक का बच्चा गोद लेने पर, मतलब 2 वर्ष का बच्चा गोद लेते हो तो दत्तक ग्रहण अवकाश नहीं मिलता है। जो यहाँ बाकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। 2 से कम उत्तरजीवी संतान होने पर, बच्चा गोद लेने पर, मतलब किसी महिला के 2 से कम उत्तरजीवी संतान, मतलब जीवित संतान 2 से कम है, तो उसको बच्चा जो गोद लेती है उसको स्वीकृत होएगा। 1 वर्ष से छोटा बच्चा गोद लेने पर, मतलब एक जो बच्चा गोद लेंगे उसकी आयु जो होगी वो 1 साल से कम होनी चाहिए, तभी दत्तक ग्रहण अवकाश मिलेगा। और वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 180 दिन का अवकाश दिया जाएगा। उसको प्रमाण पत्र इसके संबंध में देना होगा कि उसने गोद लिया है, इस संबंध में जो प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत कर देगी, ऑथोराइज ऑथेंटिक, तभी उसको ये स्वीकृत होएगा। फिर क्वेश्चन 88 है, चाइल्ड केयर लीव राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में वर्णित है। साथियों, जब मैंने आपको नोट्स वाले वीडियो दिए थे उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना भूल गया था कि ये नया अमेंडमेंट हो गया है आरएसआर में। अब नया एक लीव और जुड़ गई है, चाइल्ड केयर लीव, मतलब शिशु देखभाल, आप इसको अवकाश मान सकते हो कि बच्चों को देखभाल के लिए भी सरकार ने एक नया अवकाश जोड़ दिया है। तो ये मैं उसमें जोड़ना भूल गया था, तो इसके संबंध में मैं क्वेश्चन बना देता हूँ जिससे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन से नियम में जोड़ा गया है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, नियम 103 से। तो ये देखो कंटिन्यूशन में हो गया। 103 में मातृत्व अवकाश है, 103 ए में पितृत्व अवकाश है, 103 ब में आपका दत्तक ग्रहण अवकाश है, तो 103 से में आपका चाइल्ड केयर लीव आ गया, ये कंटिन्यूशन में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 89, चाइल्ड केयर लीव किसको स्वीकृत की जा सकती है। तो ये किसको मिल सकती है चाइल्ड केयर लीव, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा। कौन कौन है, दोनों ए एवं ब। कौन कौन ए में है, स्थायी एवं अस्थायी महिला राज्य कर्मचारियों को, मतलब जो परमानेंट और टेम्प्रेरी जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको, और एकल पुरुष राज्य कर्मचारी को। एकल पुरुष राज्य कर्मचारी कौन होता है, जो अविवाहित हो, मतलब जो सिंगल हो, या डाइवोर्सी हो, या विडोवर हो, मतलब या तो उसकी शादी नहीं हुई हो, या उसका तलाक हो गया हो, या उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, वो विधुर हो गया हो, तो ये तीनों को चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 90, चाइल्ड केयर लीव पूरी सेवा में कितनी अवधि तक स्वीकृत की जा सकती है। मतलब चाइल्ड केयर लीव जो आपको पूरी सर्विस में कितनी बार दे सकते हैं कर्मचारी को, तो वो आंसर आएगा ऑप्शन ब, 2 वर्ष या 730 दिन, कुछ भी मान लो आप। वैसे वर्ड उसमें 730 दिन दे रखा है रूल्स में, तो वो 2 वर्ष ही होते हैं एग्जैक्टली, तो आप 730 दिन याद रखना। 730 दिन तक मैक्सिमम ये दी जा सकती है सेवा अवधि में पूरी में। फिर है क्वेश्चन 91, चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के संबंध में असत्य कथन निम्न में से कौन सा है। जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं इनमें से कौन सा गलत है चाइल्ड केयर लीव को सैंक्शन करने के संबंध में। मतलब बाकी सब स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, तो वो कौन सा है, तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन द है, चाइल्ड केयर लीव अधिकार है। मतलब चाइल्ड केयर लीव अधिकार नहीं है, जैसे बाकी अवकाश अधिकार नहीं है वैसे ये अवकाश भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए है 18 साल 40% विकलांगता की स्थिति में 22 साल से कम 2 संतान के पालन पोषण एवं देखभाल के लिए। मतलब किसी भी महिला राज्य कर्मचारी या एकल पुरुष कर्मचारी के 18 साल से 2 संतान के पालन पोषण के लिए या देखभाल के लिए उसको ये अवकाश स्वीकृत हो सकता है। ध्यान रखिएगा 18 साल से कम होने चाहिए, लेकिन अगर उन संतान के 40% विकलांगता हो उनमें तो 22 साल की एज होएगी, 18 की जगह 22 साल के भी हो सकते हैं। 22 साल तक के लिए उनको ये स्वीकृत किया जा सकता है। पालन पोषण हो गया, उनकी कोई बीमारी, देखभाल से मतलब हो गया आपकी स्टडी हो गई, कोई उनकी बीमारी वगैरह हो गई हो, उसकी चीज़ के लिए चाहिए हो तो उसके लिए स्वीकृत हो सकता है। अवकाश से पूर्व प्राप्त वेतन के समान वेतन देय होगा, मतलब इसमें पूर्ण वेतन मिलेगा। और कौन सा वेतन होगा,
जो आप अवकाश पर जाने से पहले प्राप्त कर रहे होंगे वही वेतन मिलेगा। तो यहाँ तीनों में वही आएगा, मातृत्व अवकाश में, पितृत्व अवकाश में, दत्तक ग्रहण अवकाश में और चाइल्ड केयर लीव में। इनमें जो अवकाश से पूर्व आप वेतन प्राप्त कर रहे थे वही वेतन प्राप्त होएगा। और ये जो चाइल्ड केयर लीव है ये अधिकार नहीं है, इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अगर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मतलब जो अवकाश स्वीकृत करता अधिकारी होगा उसको लगेगा तो वो तभी वो सैंक्शन करेगा, वो इसके लिए मना भी कर सकता है। आप इसको अधिकार के रूप में नहीं मान सकते कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर क्वेश्चन 92 है, चिकित्सालय अवकाश कौन से कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जाता है। जो चिकित्सालय अवकाश होंगे वो कौन से कर्मचारी को नहीं मिलेंगे, किसको सैंक्शन नहीं होंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। सैनिक या पुलिस में कार्यरत कर्मचारियों को, मतलब जो मिलिट्री में लग रहे हैं या पुलिस में लग रहे हैं उनके कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा, विस्फोटक सामग्री के निर्माण में कार्यरत कर्मचारियों को, विस्फोटक सामग्री का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे उस काम में जो लग रहे होंगे उन कर्मचारियों को मिलेगा। भयंकर संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को, जो भयंकर संयंत्रों वाले कोई काम कर रहे होंगे उन कर्मचारियों को मिलेगा। और जहरीली दवाइयों के निर्माण में कार्यरत कर्मचारी, मतलब जहरीली दवाइयाँ बनाने में जो लग रहे होंगे उन कर्मचारियों को ये अवकाश मिलता है। फिर क्वेश्चन 93 है, चिकित्सालय अवकाश को स्वीकृति के लिए कर्मचारी का चिकित्सालय में प्रवेश के दिन अधिकतम वेतन कितने रुपए से कम होना चाहिए। मतलब चिकित्सालय अवकाश किसी को स्वीकृत करेंगे तो उस कर्मचारी का जिस दिन उसको चिकित्सालय में मतलब हॉस्पिटल में अपन एडमिट करेंगे उस दिन उसका मैक्सिमम जो सैलरी होगी वो कितनी होनी चाहिए, मासिक सैलरी जो होगी उसकी मैक्सिमम वो कितने रुपये से कम होनी चाहिए, तभी उसको ये चिकित्सालय अवकाश मिलता है। तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन बे आएगा, 31,000 रुपये। ये अमेंडेड वो है अमाउंट, पहले ये कम थी इसको बढ़ा के 31,000 रुपये कर दिया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है। फिर क्वेश्चन 94 है, चिकित्सालय अवकाश कितनी अवधि तक का स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब चिकित्सालय अवकाश कितनी अवधि के लिए देंगे, कितनी समय के लिए उसको दिया जा सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, चिकित्सालय में भर्ती रहने तक। मतलब इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम लाइन नहीं है कोई, इतने दिन का देंगे, जितने दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उसको उतने दिन का स्वीकृत किया जा सकता है उसको। फिर क्वेश्चन 95 है, चिकित्सालय अवकाश में सक्षम प्राधिकारी कितना वेतन स्वीकृत कर सकता है। मतलब चिकित्सालय अवकाश किसी को दिया है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो कितनी सैलरी उसको सैंक्शन कर सकता है, कितनी सैलरी उसको दे सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपार्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश के समान जो सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त समझे। मतलब प्रिविलेज लीव पीएल के समान या अर्धवेतन अवकाश जो होगा एचपीएल के समान, उनमें से जो भी सक्षम अधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो जो इनमें से जो सही समझे, जो उसको सही लगे, उनमें से कोई सा भी अवकाश वेतन उसको स्वीकृत कर सकता है वो। फिर क्वेश्चन 96 है, अध्ययन अवकाश निम्न में से किस नियम में उल्लेखित है। मतलब जो स्टडी लीव है उसके वो कौन से नियमों में उल्लेखित है आरएसआर के। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, नियम 110 से 121। तो 110 से 121 में अध्ययन अवकाश के बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 97 है, अध्ययन अवकाश निम्न में से किस प्रयोजन पर देय है। मतलब स्टडी लीव होगी वो किस काम के लिए दी जा सकती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बे आएगा, राज्य कर्मचारी के पद के उपयोगी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए। मतलब जिस पोस्ट पर कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए कोई उपयोगी पाठ्यक्रम होगा जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ती हो, उसके काम में एफिशिएंसी बढ़ती हो, उसकी स्टडी के लिए अगर वो जाता है तो ही उसको अध्ययन अवकाश मिलता है, बाकी उसको अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। फिर यहाँ क्वेश्चन 98 रिपीट हो गया तो इसको अपन अवॉइड करते हैं। फिर क्वेश्चन 99 अपना, अध्ययन अवकाश कितनी सेवा अवधि वाले कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब स्टडी लीव वो जो कितनी सर्विस वाले कर्मचारी को, मतलब जिसकी इतनी सर्विस हो गई हो उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो वो क्या टाइम लिमिट है, क्या टाइम लाइन है उसके लिए कि उतनी सेवा अवधि वाले को स्वीकृत नहीं होते है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, 20 वर्ष से ज़्यादा की राज्य सेवा। जिसने 20 वर्ष से ज़्यादा की राज्य सेवा कर ली हो, जिसने सर्विस पूरी हो गई हो 20 साल से ज़्यादा, उसको स्टडी लीव नहीं दी जाएगी। फिर क्वेश्चन 100 है, नियम 110(3) के अनुसार एक अस्थायी कर्मचारी को जनहित में प्रमाणित अध्ययन के लिए कौन से अवकाश को शिथिलन देकर अवकाश दिया जाएगा। मतलब जो टेम्पररी एम्प्लॉय होगा उसको पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई वो ऑथेंटिक स्टडी करना चाहता है, कोई अध्ययन अवकाश पर जाना चाहता है, तो कौन से अवकाशों को शिथिलन रिलैक्स देकर उसको अवकाश दिया जाएगा अध्ययन के लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बे आएगा, असाधारण अवकाश। मतलब असाधारण अवकाश देकर उसको अध्ययन के लिए भेजा जा सकता है अस्थायी कर्मचारी को। फिर क्वेश्चन 101 है, अध्ययन अवकाश संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम कितनी अवधि का स्वीकृत हो सकता है। मतलब जो स्टडी लीव होगी वो पूरी जो उसकी सर्विस होगी उसमें कितनी मैक्सिमम उसको दिया जा सकता है, पूरी सेवा काल में अधिकतम जो अध्ययन अवकाश होगा कितना स्वीकृत हो सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बे आएगा, 24 माह। मतलब 24 माह तक का उसको मैक्सिमम उसकी पूरी सर्विस में अध्ययन अवकाश स्वीकृत हो सकता है। फिर क्वेश्चन 102 है, डिप्लोमाधारी इंजीनियरिंग कर्मचारी को डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ कितना अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
मतलब कोई डिप्लोमा ले रखा है कोई इंजीनियरिंग काम में, मतलब इंजीनियर है कोई और उसने डिप्लोमा लेके इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो डिग्री पूरी करना चाहता है, मतलब इंजीनियरिंग की अब डिग्री लेना चाह रहा है, तो किस प्रकार की और अवकाशों के साथ, किसी और अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर वो अध्ययन अवकाश लेना चाहता है। तो अपन ने बात करी थी 2 साल है मैक्सिमम, लेकिन अगर वो किसी और अवकाश के साथ उसको लेना चाहता है तो मैक्सिमम 3 साल तक उसको अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब 1 साल और हो 24 माह में 4 महीने और उसको एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन 103 है, राज्य कर्मचारी स्वीकृत अध्ययन अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश, असाधारण अवकाश के अलावा को मिलाकर कुल सेवा में अनुपस्थिति किस माह से ज़्यादा नहीं होएगी। मतलब राज्य कर्मचारी को जो होगी स्वीकृत जो भी अध्ययन अवकाश वो लेना चाह रहा है, वो किसी और अवकाश के साथ लेना चाहता है, असाधारण अवकाश को छोड़कर बाकी किसी भी अवकाश के साथ लेना चाहता है, तो सेवा से कुल जो मैक्सिमम अनुपस्थिति होगी, जो उसकी एब्सेंस होगी, वो कितनी अवधि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही पिछले वाले इस क्वेश्चन में जो आंसर था वही यहाँ आएगा, ऑप्शन बे 28 माह, मतलब 28 माह से ज़्यादा नहीं होगी। 24 माह तो अध्ययन का अवकाश है, 4 माह कोई और अवकाश उसके साथ में वो लेके 28 माह तक मैक्सिमम एब्सेंस रह सकते हैं, अध्ययन अवकाश पर रह सकता है। फिर क्वेश्चन 104 है, स्थायी कर्मचारी के अध्ययन अवकाश पर रहने पर किस प्रकार के अवकाश के समान वेतन दिया जाएगा। मतलब कोई स्टडी लीव पर रहता है तो उसको इस अवकाश अवधि में कितना वेतन देंगे परमानेंट एम्प्लॉय को। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, अर्धवेतन अवकाश के समान, मतलब हाफ पे लीव उसको जो मिलेगी उसके अनुसार जो उसका वेतन बनता है हाफ पे लीव के हिसाब से, मतलब आधा वेतन वो उसको मिलेगा। इसमें ध्यान रखिए, जैसे अपन ने पहले बात की थी अध्ययन और बीमारी के कारण जो उस पर सीलिंग लिमिट है 59,000 रुपये की अध्ययन अवकाश में, वो उस पर लागू नहीं होगी। आधा अवकाश वेतन राशि उसको मिलेगी, जो वेतन उसको मिल रहा था उसकी आधी राशि उसको मिलेगी। फिर क्वेश्चन 105 है, अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की अनुशंसा के साथ किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब स्टडी लीव के लिए जो आप एप्लीकेशन दोगे वो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी जो होगा लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसकी अनुशंसा के आधार के साथ किसको प्रस्तुत होएगा, किसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे या किसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, विभाग के लेखाधिकारी को, जो विभाग का अकाउंट्स ऑफिसर होगा, एओ होगा, उसको ये सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। फिर क्वेश्चन 106 है, अध्ययन अवकाश अवधि में विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के दौरे टूर के लिए दिया जाता है। मतलब कोई अध्ययन अवकाश में कोई विशिष्ट श्रेणी के कोई कार्य करता है, उसके लिए कोई दौरे पर जाना पड़ता है, उसको टूर पे जाना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए उसको क्या मिलता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, अध्ययन भत्ता, मतलब स्टडी अलाउंस उसको मिलती है। फिर क्वेश्चन 107 है, अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क सामान्यतः किसको वहन करना होता है। मतलब कौन वहन करेगा, जो वो स्टडी पे जाएगा, कोई पाठ्यक्रम का जो भी शुल्क लगेगा, उसकी जो भी फीस लगेगी वो फीस कौन बियर करेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, कर्मचारी द्वारा बियर की जाती है। अपन ने बात की थी वहाँ जब अपन पढ़ रहे थे नोट्स की, वही कर्मचारी ये बियर करता है, किसी विशेष परिस्थितियों में सरकार भी इसको वहन कर सकती है। फिर क्वेश्चन 108 है, कर्मचारी अवकाश के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो तो उस स्थिति में उसका अध्ययन अवकाश अवधि में कितना वेतन दिया जाएगा। मतलब स्टडी लीव के दौरान उसको कोई छात्रवृत्ति भी मिलती है, कोई स्टाइपेंड भी मिलता है, तो उसको अध्ययन अवकाश अवधि में कितना वेतन मिलेगा, उसको स्टडी लीव जो पीरियड होगा उसमें क्या सैलरी देंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, अर्धवेतन अवकाश के समान, मतलब ये सेम ही रहेगा। स्टाइपेंड मिल रहा हो तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फ़र्क किस पे पड़ेगा, उसके अगर उसको कोई अध्ययन भत्ता मिल रहा होगा तो वो डिफरेंस यहाँ कम हो जाएगा, उसको अध्ययन भत्ता में से छात्रवृत्ति कम करके अध्ययन भत्ता मिलेगा, तो वहाँ पे उसके फ़र्क पड़ेगा। बाकी उसके अवकाश वेतन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छात्रवृत्ति मिल रही हो तो। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। फिर क्वेश्चन 109 है, अध्ययन अवकाश को किस अवकाश के नाम में लिखा जाएगा। मतलब किस अध्ययन अवकाश जब देंगे उसको तो किस अवकाश की डेबिट करेंगे, किस अवकाश में से उसको कम करेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, किसी भी अवकाश में से कम नहीं होगा। ये मतलब किसी भी अवकाश में नाम नहीं करेंगे अपन, किसी में भी कम नहीं करेंगे, ये अलग से आपको सैंक्शन होता है अध्ययन अवकाश। फिर क्वेश्चन 110 है, अध्ययन अवकाश की अवधि को सेवा अवधि के लिए किन कार्यों के लिए सम्मिलित माना जाएगा। मतलब जो स्टडी लीव की जो पीरियड होगा वो सेवा अवधि जो होगी वो कौन से कार्यों के लिए उसको अपन शामिल मानते हैं, किस सर्विस में के लिए उसको काउंट करेंगे अपन। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, उपरोक्त दोनों। कौन कौन से, पदोन्नति और पेंशन योग्य। तो वो पदोन्नति सेवा, पदोन्नति के लिए भी वो एलिजिबल होगी वो सर्विस जो आप अध्ययन अवकाश पर गए हो, मतलब इंक्रीमेंट के लिए प्रमोशन के लिए भी, और पेंशन योग्य मतलब पेंशन के लिए भी वो सर्विस काउंट की जाएगी।
फिर क्वेश्चन 111 है, अध्ययन अवकाश का उपभोग प्रशिक्षण के लिए करने पर वापस आकर राज्य सेवा में बंद पत्र भरना होगा। कौन सा कथन नियमानुसार नहीं है? मतलब स्टडी लीव का उपभोग करते हुए अगर आप स्टडी लीव पे हो और कोई ट्रेनिंग पर चले जाते हो, प्रशिक्षण पर चले जाते हो, तो प्रशिक्षण से वापस आकर आपको राज्य सेवा में बंद पत्र भरना होता है। मतलब वापस से ये बॉन्ड देना होता है कि इतनी सेवा मैं करूँगा ट्रेनिंग से आने के बाद। तो निम्न में से कौन सा कथन ऐसा नियमानुसार नहीं है, मतलब गलत है? बाकी सब सही है, एक गलत स्टेटमेंट है। तो वो कौन सा है? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन वह आएगा, 2 वर्ष के प्रशिक्षण पर 4 वर्ष सेवा। मतलब 2 साल के प्रशिक्षण के लिए 4 वर्ष की सेवा करनी जरूरी है, ये गलत है। जबकि 5 साल की सेवा करनी जरूरी है 2 साल के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। बाकी तीनों सही है। 1 साल की ट्रेनिंग के लिए 3 साल की सेवा का बॉन्ड देना जरूरी है, 3 माह के लिए 1 साल का सेवा का बॉन्ड, और 6 माह के ट्रेनिंग के लिए 2 साल का बॉन्ड, सर्विस का बॉन्ड उसको देना जरूरी होता है। फिर क्वेश्चन 112 है, अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर लौटे बिना ही सेवा से त्यागपत्र देने पर अध्ययन अवधि में खर्च की राशि वसूल की जाएगी। मतलब कोई अध्ययन अवकाश पर गया हुआ हो, स्टडी लीव पर गया हो और वहाँ से वो वापस आए बिना ही, मतलब सेवा पर लौटे बिना ही, मतलब सेवा पर नहीं आता और वैसे ही वो रेजिग्नेशन दे देता है, त्यागपत्र देकर सेवा से छोड़कर चला जाता है, सेवा में वापस नहीं आता है, तो जो उसकी अध्ययन अवधि थी, जो स्टडी लीव अवधि थी, जो उसमें जो उसको राशि वसूल कितनी होएगी, उससे उस पर जो खर्च की हुई है राशि, वो कितनी राशि उससे वसूल होएगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन से आएगा, अध्ययन अवकाश वेतन सहित अन्य समस्त खर्च राशि की दुगुनी राशि। मतलब जो राशि उसको मिली है अध्ययन अवकाश वेतन के रूप में और अन्य कोई समस्त खर्च जो भी राशि हुई होगी वो सारी मिला के दुगुनी राशि उससे, जितनी राशि उस पर खर्च हुई है इनको मिला के उसकी दुगुनी राशि उससे वसूल की जाएगी। फिर क्वेश्चन 113 है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कौन सा अवकाश दिया जा सकता है? मतलब प्रोबेशनर ट्रेनिंग को कौन सा लीव मिलती है, कौन सा अवकाश उसको दे सकते हैं? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन से आएगा, असाधारण अवकाश। मतलब सिर्फ उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलती है, बाकी ये और कोई सी लीव उसको नहीं मिलती है। फिर क्वेश्चन 114 है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी द्वारा कितने समय से अधिक असाधारण अवकाश पर रहने पर उतनी अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल बढ़ा दिया जाता है। मतलब कोई प्रोबेशनर ट्रेनी कितनी अवधि से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर असाधारण अवकाश पर रह जाएगा तो उतनी अवधि के लिए उसका जो प्रोबेशन काल होगा, जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो बढ़ जाएगा उतनी अवधि के लिए। तो यहाँ कितनी अवधि होती है? तो यहाँ आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 1 माह से ज़्यादा अगर वो असाधारण अवकाश पर रह जाता है तो जितनी ज़्यादा अवधि रहेगी उससे ज़्यादा उतनी अवधि का उसका प्रोबेशन बढ़ जाएगा, उतनी अवधि का ज़्यादा उसको प्रोबेशन करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 115 है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कौन सा अवकाश दिया जा सकता है? मतलब प्रोबेशनर ट्रेनी को कौन से लीव मिल सकती है, सैंक्शन हो सकती है? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब क्या क्या मिल सकती है? पितृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश और 3 माह का असाधारण अवकाश। मतलब उसको पेटर्निटी लीव मिल सकती है, मैटरनिटी लीव मिल सकती है और 3 महीने तक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उसको मिल सकती है। साथ ही जो दत्तक ग्रहण अवकाश है और जो अपन ने चाइल्ड केयर लीव पढ़ी थी वो भी उसको मिल सकती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। फिर क्वेश्चन 116 है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को दिए जाने वाले अवकाश का उल्लेख किस नियम में? मतलब प्रोबेशनर ट्रेनिंग को जो अवकाश मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, इसके संबंध में कौन से नियम में उल्लेखित है? तो यहाँ नियम 122 में उल्लेखित है। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, नियम 122। फिर क्वेश्चन 117 है, पार्ट टाइम कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को कौन से अवकाश दे हैं? मतलब जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगा, जो दैनिक डेली वेजेज एम्प्लॉय होगा, उनको कौन से अवकाश मिलेंगे, कौन सी लीव मिलेगी, उनको सैंक्शन हो सकती है? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन से आएगा, विश्राम काल। यदि कोई हो तो विश्राम काल उसको मिल सकता है। 6 वर्ष की सेवा पर अर्धवेतन 90 दिन, मतलब 6 साल की उसकी सेवा हो गई हो तो हाफ पे लीव उसको मिल सकती है 90 दिन तक की। बीमारी पर अर्धवेतन अवकाश 60 दिन, मतलब कोई बीमारी की वजह से उसको हाफ पे लीव मिलेगी, वो 60 दिन की मिल सकती है। और असाधारण अवकाश अस्थायी के समान, अस्थायी कर्मचारियों के समान उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी मिल सकती है, तो ये उसको मिलेंगे। फिर क्वेश्चन 118 है, शिक्षण संस्थानों में अंशकालीन प्राध्यापक को विश्राम काल के वेतन पर योग की अनुमति किस शर्त पर देय होगी? मतलब कोई अंशकालीन प्राध्यापक लग जाएगा शिक्षण संस्थान में और विश्राम काल के वेतन पर उसके उपभोग की जो अनुमति होगी वो किस शर्त पर होगी, किस कंडीशन पर उसको मिलेगी? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा,
उपरोक्त सभी मतलब सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? विश्राम काल में निरंतर बना रहे, मतलब विश्राम काल में उसको आना होगा, सर्विस में रहना होगा, वो छोड़ के नहीं जा सकता। विश्राम काल से पूर्व के कैलेंडर वर्ष में नियुक्त हो, मतलब जिस कैलेंडर वर्ष में विश्राम काल आ रहा है उसके पिछले कैलेंडर वर्ष में उसकी नियुक्ति हुई हो, मतलब अपॉइंटमेंट उसका पिछले साल हुआ हो उस कैलेंडर ईयर से। फिर कर्मचारी के विश्राम काल पर रहने पर अन्य व्यय नहीं करना पड़े, मतलब उसको अगर विश्राम काल पर जाने देते हैं, उपभोग की अनुमति देते हैं, तो कोई और अन्य एक्सपेंडिचर सरकार को नहीं करना पड़े उसकी वजह से, तो उसको ये अनुमति दी जा सकती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी और वीडियो की तरह आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर अपने जो RSR के चैप्टर 11 अवकाश के विभिन्न प्रकारों के संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQs बढ़िया बन सकते हैं, उनके बारे में अपन ने बात कर ली। यहाँ जो मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर आगे बात करेंगे RSR के और नेक्स्ट चैप्टर्स की। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।